अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद में हूँ मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। 3 साबिक जर्नैलों नवाज शरीफ समेत नून लीग के 40 रहनुमाओं के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज, लेकिन वजीर आजम इमरान खान बगावत के मुकदमे से लाइल्म निकले। इंदराज पर नापसंदीदगी का इजहार किया। बगावत का मुकदमा दर्ज करने के लिए आम शहरी का सहारा ना लें, खुलकर सामने आए। शाहिद हक्कान अब्बासी की शदीद तनकीद। क्या हकीकत में 3 जर्नैलों समेत आला सियासी क़यादत पर गद्दारी के मुकदमे से वजीर आजम लाइल्म है? एक और इशू, IBPS को 480 अरब रुपए की रातों रात अदायगी से लेकर 500 मिलियन यूरो के महंगे तरीन कर्ज लेने तक इसहाक डार के दस्तराज साबिक सेक्रेटरी खजाना डॉक्टर वकार मसूद को वजीर आजम इमरान खान ने भी अपना मुआवन खसूसी बना लिया है। डॉक्टर वकार मसूद बेनजीर भुट्टो से लेकर इमरान खान तक हर हुकूमत की आंख का तारा कैसे बन जाते हैं? क्या नून लीग के दौर में जिसने मईशत को तबाह किया था वो अब तब्दीली ला सकेगा? एक और इशू जिसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, टर्किश एयरलाइंस और एमिरेट्स एयरलाइंस ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी पायलट्स की तनख्वाहें रोक ली हैं। क्या वजह बनी है? इसकी अंदरूनी कहानी कैबिनेट में आज क्या हुआ आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, जो आज मुकदमा दर्ज हुआ, इतना कुछ हो जाता है, वजीर आजम लाइल्म क्यों रहते हैं? पता नहीं, ये मुझे फवाद चौधरी साहब ने क्लेम किया है कि ये जो मुकदमा हुआ है इसका वज़ीर आज़म को नहीं पता था और उन्होंने नापसंदीदगी का कहा है। मगर किसी ना किसी ने तो ये कहीं फ़ैसला किया है ना, ये सिर्फ बयान नहीं है, ये FIR दर्ज हुई है। FIR का हाल ये है कि इस्लामाबाद में डकैतियाँ हो जाएं, चोरियाँ हो जाएं, कई कई महीने आप FIR नहीं दर्ज होते। सो जब इतने 30-40 लोग हैं और बहुत पाकिस्तान के मोतबर लोग हैं, 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 जर्नैल हैं, वज़ीर दफ़ा हैं, पूरी कैबिनेट है जो 30-35 साल से उन सब के नाम FIR में आ गए हैं, FIR दर्ज हो गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने किसी लेवल पे फैसला किया है। अगर नहीं किया तो उससे ज़्यादा बड़ा सवाल आ जाता है कि ये मजाक है कि डकैतियों की, चोरियों की किसी की FIR दर्ज नहीं होती है मगर ये इन सारे मोतबर लोगों की हो जाती है। पहला सवाल तो ये है कि इस पे सवालिया निशान है। ये फवाद चौधरी साहब के इस क्लेम में उनकी ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा ये है, मगर गवर्नमेंट का कोई वर्जन नहीं आया। बाकी इसके अलावा एक ट्वीट के जरिए एक ऐसे फिलर सा छोड़ा गया है, वरना गवर्नमेंट बड़े आराम से सुबह से ये शाम से सिलसिला चल रहा है क्लैरिफाई कर सकती थी कि ये बिल्कुल झूठ है और SHO साहब फारिग हो गए हैं और बिल्कुल इसमें वो नहीं है। हमारा ख्याल था, बात ये है कि ये 70 साल से ये सिलसिला चल रहा है, ये ट्रेटर कॉलिंग का कि गद्दार, ये भी गद्दार, वो भी गद्दार। वो कई सारे गद्दार बाद में मुहब्बे वतन बन के फिर मुहब्बे वतन से दोबारा गद्दार हो गए। सो हम समझते थे कि ये दैट फेज इज़ ओवर। अब हम उससे आगे जा चुके हुए हैं, शायद हम मैच्योर हो गए हैं, शायद हमारे में सोब्राइटी आ गई है और ये क्या कोई ये मजाक एक चल रहा है। और अब पता चला कि नहीं, ये ख़त्म नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर 2-3 बड़े सवाल, कि इसके अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर हैं, एक नवाज शरीफ साहब है, एक शाहिद खान अब्बासी साहब है। अब प्राइम मिनिस्टर होने का मतलब ये है, 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर होने का नवाज शरीफ साहब जैसे हैं, एक दफ़ा शाहिद खान अब्बासी साहब हैं, कि हमारी जो एजेंसियां हैं जिन्होंने क्लियरेंस करनी होती है, डिफेंस का देखना होता है, पाकिस्तान की एक फ़ौज है, एक इदारा है, ये व्हेन यू आर प्राइम मिनिस्टर यू आर प्रिवी टू एवरीथिंग, आपको हर चीज़ न्यूक्लियर से लेके हर चीज़ का बताया जाता है। तो वो ये 30-40 साल से ये लोग गद्दार जो थे, ये मीटिंगें में भी बैठे रहे, ये GHQ भी जाते रहे, ये न्यूक्लियर मामलात भी डिसाइड करते रहे, इवन के ये फैसला कि न्यूक्लियर बम हमने फाड़ना है कि नहीं फाड़ना वो भी इनके दौर में लेता रहा। फिर ख्वाजा आसिफ साहब डिफेंस के जो है मिनिस्टर रहे, तो उनको डिफेंस का मिनिस्टर बनाने से किसी ने पहले गौर नहीं किया। मतलब ये सिर्फ ये शरारत नहीं है, ठीक है कि वो है, ये आप उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 30-40 साल से वो इदारे जो थे नायल थे या कॉम्प्लिसिट थे या उनको नहीं पता चला ये गद्दार है।
फिर अगेन आ जाता है कि उसके अंदर क्योंकि 3 जर्नैल आ गए हैं, एक जनरल कयूम साहब आ गए हैं, जनरल तिरमजी हैं और एक कादिर बलोच साहब हैं। अब ये मुख्तलिफ ओहदों पे जनरल कयूम जो है बीबी के मिलिट्री सेक्रेटरी भी रहे हैं, उसके बाद स्टील मिल के इंचार्ज भी रहे हैं, ब्ला ब्ला। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुशर्रफ के साथ भी काम किया है, शायद वो पाकिस्तानी फ़ौज के वाहिद जनरल हैं जो कि बीबी के साथ, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ भी थे, मुशर्रफ के साथ भी थे और नवाज शरीफ साहब के साथ भी हैं काफ़ी अच्छे से, वो हैं। फिर जनरल तिरमजी है, उन्होंने पूरी किताब लिखी हुई है इंटेलिजेंस के वो वाले, और जो है मौजूदा जो चीफ़ हैं इनके शायद कई इंस्ट्रक्टर वगैरह भी रहे हुए हैं, और कादिर बलोच साहब हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे पे हैं। तो बात ये है कि ये एक ये बच्चों का ठीक है, आपकी एक दुश्मनियाँ होती हैं, पॉलिटिकल मुखालफत होती है, पर ये एक जो मजाक बन जाना कि बंच ऑफ जोकर्स जो है वो कह रहे हैं जी फलाने के साथ देखे गए हैं, फलाने साहब अम्बेसी के फलाने लड़के के साथ इंडिया के बैठ के मिले हैं, वो फलाना फलानी जगह पे मिला है, क्या फरसूदा सी है। फिर लास्टली मैं ये कह दूं कि साथ में पहले ही आपको पता है पैमरा का एक नोटिस आ गया, उस पर बाद में बात करते हैं, हम उस दिन भी कर चुके हैं कि जी बैन लगाया जाए नवाज शरीफ साहब की तकरीरें दिखाने पे, और ये एब्सकॉन्डर्स और उनको नहीं दिखाया जाना। उस पर हम जो है पहले ही यूनियंस के साथ रबते में हैं, अपनी जर्नलिस्टों की, ह्यूमन राइट्स वालों से भी बात करेंगे। डॉक्टर मेहदी हसन साहब उसके आजकल चेयरपर्सन है, और शायद मेरी अरशद शरीफ साहब से भी बात हुई है, क्योंकि उनका नाम वो अरशद शरीफ फैसला कहलाता है, जिसको रख के जो है ना उनके कंधे पे बंदूक रख के बताया जाता है कि जनाब ये इस फैसले की रूह से पैमरा ने कहा है कि आप नहीं दिखा सकते। उनको आइन की जो बाकी शिकें हैं जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंश्योर करती हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन को इंश्योर करती हैं, और इस तरह की तमाम शख्सी आज़ादियों को करती हैं, वो भूल गई हैं, उन्होंने बीच में से निकाल के। तो शायद हम अदालत से सोच रही हैं, हमारे जो काबरीन हैं, कि ये रिव्यू करके छू लीजिए। मगर लास्ट ये मैं कह दूं कि लोगों की इस पर तसल्ली नहीं हुई। ये तो एक शाहदरा में FIR होगी ना दर्ज, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गए कि जनाब ये अच्छी बात यह है कि अतर मिनल्ला साहब ने जो है ना इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्होंने कहा है जनाब ये फैसले को फेंका है। उन्होंने कहा जनाब ये आप पैमरा से जाके पूछें, मेरे पास ना आए। पर उनके लास्ट ही मैं कमेंट पढ़ दूं 2-4 जो उन्होंने दिए हैं, जो कि बिल्कुल ये बात है असली। उन्होंने कहा जनाब ये गुदोए की जो सियासी रेटरिक, ये सियासी तकरीरों से ना पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है कि 2-4 तकरीरों से ये पाकिस्तान टूट जाएगा या ये कमज़ोर हो जाएगा। ये उनके अल्फाज हैं, इट इज़ नोटेड, ऑब्जर्वेशंस दी हैं, सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ नॉट फ्रेल नॉर कैन बी थ्रेटन्ड बाय मेयर पॉलिटिकल रेटरिक। जो है ना इससे ये पाकिस्तान नहीं टूटने लगा, और पाकिस्तान सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान इज श्योरली नॉट डिपेंडेंट ऑन द इशुएंस ऑफ अ रिट बाय दिस कोर्ट। कि हमारी एक ये बात कहने से ये भी नहीं है कि फिर पाकिस्तान जो है ना बहुत मजबूत हो जाएगा। और लास्टली उन्होंने ये एक कहा है कि जनाब ये जो अदालतों के पास ये जो सियासी मामला आप लेके आ जाते हैं, हमें हर चीज़ में घसीट लेते हैं, ये कोई मुनासिब तरीका नहीं है। बाद में फिर अदालतों पे इल्ज़ाम भी देते हैं। तो ये जो फ्रिवलेस किस्म की लिटिगेशन है, इसका भी कुछ किया जाना चाहिए। ये लास्टली है। बाकी क्लास साहब से इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर लिए सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड साहब ने, उनसे भी इससे पर बात करेंगे। लेकिन पहले क्लास साहब आप मुझे ये बताएं कि ये जो सारा मामला हुआ, जो भी इम्पोर्टेंट इशू होता है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उससे ला इल्म क्यों निकलते हैं? हम इस पे बात करते हैं। मेरा ख्याल है ज़रा जनरल साहब से अगर सवालात पूछ जाएं, क्योंकि जैसे आमिर ने बताया भी कि जनरल साहब पे मेरा ख्याल पहली दफ़ा कोई इस तरह का कोई FIR कटी होगी, ऐसा केस कटा होगा, और 3 इसमें पाकिस्तान आर्मी के टॉप के जनरल्स हैं, जैसे आमिर बता रहे थे, गवर्नर बलूचिस्तान भी रहे हैं, ये कादिर बलोच साहब जो हैं वज़ीर भी रहे वफाकी। तो इनसे ज़रा पूछते हैं कि ये जनरल साहब आज कैसा महसूस कर रहे हैं। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रऊफ भाई। जनरल साहब हैं हमारे साथ फोन पे? स्पीकर पे ऑडियो दे दे सर की। प्रोड्यूसर साहब प्लीज। जनरल साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आपको कैसा फील हो रहा है आज आप पे FIR हुई? आपके 2 कुलीग भी हैं, टॉप की पोजीशंस पे रहे हैं, सेनेटर्स भी हैं, आप कोर कमांडर भी थे, दोनों मेरा ख्याल है आपने भी बड़ी सारी पोजीशन ली हैं। तो कैसा लग रहा है सर आप पे जो ये FIR दर्ज हुई है? वेलकम टू द ट्रेटर्स क्लब। रऊफ भाई, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा शॉकिंग है फॉर ए सोल्जर। देखे मेरी अबाउट 75 ईयर्स ऑफ एज है,
और इसमें मैंने कुछ 40 साल अफवाज पाकिस्तान की सर्विस की है, और वहाँ कोई रिटन वार्निंग तो क्या, कई वर्बल भी हमें कभी सरजनिश नहीं हुई। और ये FIR तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ, और वो भी बगावत की FIR। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ जिन सोल्जर्स ने सर्विस की होगी, जिन्होंने जंग लड़ी हमारे साथ मिल के, जिन्होंने मुल्क का दिफा किया, जहां मैं POF के अंदर 30,000 लोगों के साथ रहा, 15-16 हजार स्टील मिल के लोग थे, 2 प्राइम मिनिस्टर के साथ मैं MS था, तो वो क्या सोचते होंगे? वो कहते होंगे दाद में काला काला जरूर है कि ये जनरल साहब के ऊपर बगावत का मसला। तो आई थिंक ये बाइस शर्म है, यही फाशिज्म है ना, कि आप सोचे समझे बगैर आप सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। मैं तो ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि और ज्यादा रिटायर्ड फौजी लोग पॉलिटिक्स में मुख्तलिफ में होने चाहिए फॉर प्रमोटिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग। और मैं खुदा का करम है, मैं हूँ, जनरल त्रिमजी हैं, कादर बलोच हैं, देयर इज नो क्वेश्चन कि हमारी मौजूदगी में अदारों के मुतल्लक या स्पेशली अफवाज पाकिस्तान जिनको वी ओ एवरीथिंग टू देम, कि वो को बात करें। इंडिविजुअल्स कमजोर हैं, मेरे जैसे कम लोग भी हैं फौज के अंदर, लेकिन जब लोग, किसी ने मार्शल लॉ लगाया, किसी ने कानून वायलेट किया, उनके कोर्ट मार्शल्स भी होते हैं। लेकिन अदारों के ऊपर कभी, इवन सेनेट के अंदर आप रिकॉर्ड देखें कि जब कई लोग बात कर रहे होते हैं और सिर्फ होम ऑन करते हैं अफवाज पाकिस्तान पे, तो मैंने खड़ा होकर कहा कि यस मार्शल लॉ लगे हैं, गलत लगे हैं, कंडम करना चाहिए। लेकिन उनको सपोर्ट करने वाले पॉलिटिशियंस भी साथ होते हैं, और अदालतें अभी मार्शल लॉ का आर्डर की स्याही सूखती नहीं है तो उसको रेगुलराइज करते हैं। तो हम बहसीत कौन सोच सकते हैं? जनरल साहब, वो जो FIR के कंटेंट हमने देखे, आपने भी पढ़े होंगे, उसमें बड़े सीरियस इल्ज़ामात लगे होंगे। नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने कहा कि इंसाइट करने की कोशिश की है, उन्होंने बगावत पे, उन्होंने वहाँ पे बैठ के उसमें अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोगों के जो फीलिंग्स है वो उन्होंने उभारने की कोशिश की है। वो मोदी साहब के दोस्त हैं, कश्मीर का जो इशू वहाँ पे चल रहा है, उन्होंने उसको शायद बिल्डोज करने की कोशिश की है। सो आपने जब ये वहाँ पे हो रही थी स्पीच, आपको कहीं पर महसूस हुआ कि वो जो चार्जेस उसमें लगे हैं कि वो तकरीबन वही चार्जेस हैं, या आपका ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने जो भी तकरीर उस दिन की है वो बिल्कुल ठीक की है, आप उसको एंडोर्स करते हैं? और आपने क्या, जब उन्होंने ये कहा था नवाज शरीफ साहब ने कि हाथ खड़े करें सारे लोग, तो आप तीनों ने हाथ खड़े किए थे इसकी एंडोर्समेंट के लिए, जो तकरीर किए थे उन्होंने, जो चार्जेस लगे हैं FIR में? जी देखिए, मैं आपको बताऊं दयानतदारी के साथ, देखें पहले तो मैं थोड़ा सा लेट पहुंचा, और फिर उनकी तकरीर के दौरान ही मैं उठ गया, इसलिए कि एक वेबिनार था 3 डॉट ग्लोबल, उनका जो एक फोरम है, और मैंने वहां उधर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से CPAC पे बात करनी थी, तो वो मेरा वेट कर रहे थे। तो मैं तकरीर के दरमियान ही एक पीछे लास्ट रो में बैठा था, थोड़ी देर उठ गया। ये हाथ खड़े कराने वाली बात उन्होंने एक दफा की। उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे अपने दिल की अथाह गहराइयों से बताएं कि क्या हमें तारीख के सही पहलू की तरफ होना चाहिए या गलत पहलू की तरफ होना चाहिए। तो उसके ऊपर लोगों ने कहा कि नहीं जी, हमें तारीख के सही रुख की तरफ होना चाहिए, ये कुछ कह रहे थे। तो उसके बाद मैं तो उठ के उधर से चला गया। आपने हाथ खड़े नहीं किए थे, आप ये कह रहे हैं जो तकरीर में आप एंडोर्स करते हैं जनरल साहब, जो बातें थोड़े बंदे नहीं थे। देखिए वहां चूंकि 150-200 आदमी था, और मैं और रंजवाना साहब जो एक्स गवर्नर, हम पिछली सीट के ऊपर होते, और मैं गेट के पास इसलिए बैठा था कि मुझे जाना भी था। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि कानून की पासदारी होनी चाहिए, आईन की पासदारी होनी चाहिए। उन्होंने कुछ 2 रिटायर्ड जनरल्स के नाम भी लिए, उन्होंने कहा कि एक ने रात को मुझे रिंग किया तो ये हुआ, दूसरा वो आसम बाजवा साहब का जिक्र किया कि अगर शहबाज शरीफ को अंदर कर दिया है तो इनकी कम अज कम इंक्वायरी तो होनी चाहिए या पता लगना चाहिए। इस तरह की वो बातें करते रही है। जनरल साहब, सॉरी आपकी बात का एट्रो में कि वो जो उनका मतन था, जो तकरीर का सारा, उसके मतन से आप सबको उसको एंडोर्स करते हैं। हो सकता है उसकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें भी एतराज़ है, पर आप उसको एंडोर्स करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ थी उसमें जिस पे आपको एतराज़ है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने पूरी बाद में तो सुनी ना तकरीर आपने। जी बाद में चली, वो रिपोर्ट हुई तकरीर का, तो आपको पता है। जी मैंने बाद में भी ऑनेस्टली पूरी नहीं सुनी, बाखुदा बाद में और भी तकारीर होती रही, तो चूंकि मैं चला गया। लेकिन मैं आपको ये सब कहता हूं कि जो कुछ वो अपने तौर के ऊपर कह रहे थे, जहां तक मैं सुन रहा था, उसके अंदर उनका यही था कि कानून की पासदारी, आईन की पासदारी करनी चाहिए, और हमें ये देखना होगा कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर हो, अदारे अपने अपने दायरों में रह के काम करें।
हमें ये देखना होगा कि हमें कभी भी किसी तरीके से दूसरों के अंदर नहीं हो। तो इस तरह की जनरलाइज्ड वो स्पीच वो अपने तौर पे कर रहे थे, जो पहले वो बहुत कम बोलते थे। पहले भी मैंने उनकी कई, उनमें जब उनको डिपोज भी किया गया, यहाँ से वो हटे भी, तो उन्होंने कोई बात नहीं की, लोग बातें कर रहे थे। अभी यार थोड़ा सा उनको ये कहा कि हमें निकाला गया, हमें, मुझे पता है इसके पीछे कौन था वगैरह, लेकिन उन्होंने कहीं किसी की अदारे की तज़हीक के लिए कोई आउटराइट डायरेक्ट अटैक कहीं भी मुझे नजर नहीं आया। बल्कि मैंने उनको इंग्लैंड में सुना जब ये, तो उन्होंने कहा मैं सैल्यूट करता हूं अपने आर्म फोर्सेस के जवानों को और अफसरों को, ये जाने दे रहे हैं, जानों के नजराने दे रहे हैं, इस तरह की बात। जनरल साहब, ये बात अब आज इमरान खान साहब ने मतलब कही है, या उनसे आगे ये फवाद चौधरी साहब ने कही है कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब के नॉलेज में नहीं था, वफाकी हुकूमत ने FIR दर्ज नहीं करवाई, एक कामदार हैं, कोई सिटीजन है, उन्होंने जाके करवाई है। आप ये बात मानते हैं कि यहाँ पे अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं, उनकी हुकूमत कह रही है कि हमारा हाथ नहीं, हमें नहीं पता, तो फिर किसका हाथ है? पुलिस वाले जैसे अभी आमिर कह रहे थे, वो तो किसी के कहने पे FIR नहीं दर्ज करते। एक आम आदमी जाए और थाने में जाए, और जिसमें तकरीबन 30-40 लोग हैं जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, उस डिफेंस मिनिस्टर हैं, उसमें आप देख ले वजीर खारजा रहे हैं, हु इज हु, मतलब उसमें 3 उसमें जनरल्स हैं, बाकायदा लिखा हुआ है। एक SHO तो इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि वो आप लोगों का नाम देख के उसके बाद FIR कर दे। तो आपका क्या ख्याल है इसमें, कौन इसके पीछे है अगर इमरान खान साहब नहीं है तो? देखिए, ये एक बड़ा जायज क्वेश्चन है आपका रऊफ। मैं ये समझता हूं कि ये आपको पता है ना, जब डॉलर के 9 रुपए एक रात में कीमत जो है उसकी बढ़ गई थी, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मुझे पता नहीं है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर जो असद उमर साहब थे वो कहते थे मैंने बताया था। तो अभी भी मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव की नॉलेज के बगैर आप आजाद कश्मीर, जो कि एक सेंसिटिव टेरिटरी है जिसकी बड़ी पॉलिटिकल इंटरनेशनल इंप्लीकेशंस हैं, उसके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को आप कहें कि ये बगावत का मुर्तकिब हो रहा है। और इसी तरह हम लोग सोल्जर्स टाइप लोग हैं, हमें आप ज्यादा जानते हैं, हमारा कंडक्ट आप जानते हैं, इस तरह के नाम देने तो मैं तो यही समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल इसमें मंशा शामिल होगी, और इनके सलाहकार अनइलेक्टेड एडवाइजर्स हैं जो पोरस के हाथी हैं, जो खुद कुछ तो कमजोरियां इमरान खान साहब के अंदर हैं, चूंकि उनको ना गवर्नेंस का पता है ना पॉलिटिक्स का पता है, और कुछ ये मरवाने वाले हैं जो आके टीवी के ऊपर और तैश दिलाते हैं लोगों को, गद्दारी के मुकदमे और ये वो। इनमें से आई थिंक आपसे जो बदर इंस्टीट्यूशन है आपका GHQ है, जहाँ पे आप 45 साल 40 साल मोर आपने सर्विस की है, उन्होंने कोई राब्ता किया इसके बाद? क्योंकि 4था-5वां दिन है, ये FIR हुआ है, 3 जनरल्स उनके रिटायर जो हैं, जो बड़े आप लोग टॉप पोजीशंस पे रहे, वहाँ से कोई मैसेजिंग कोई आपने की हो, कोई आपसे उन्होंने राब्ता किया हो, कोई उन्होंने डिस्टेंस करने की कोशिश की हो कि इट वाजंट इन आवर नॉलेज, हमें नहीं पता था, कोई राब्ता हुआ आपका उनसे? देखिए, बात यह है कि हम अफवाज पाकिस्तान को इसके अंदर इम्प्लीकेट नहीं करना चाहते। मैं आपको बताऊं रहूं भाई कि अगर अदारे की तज़हीक हो रही है ना, तो वो ये PTI की गवर्नमेंट उस दिन से शुरू है जिस दिन इन्होंने धरने देने शुरू किए। आपको याद होगा जावेद हाशमी साहब ने क्या कहा था कि मैं प्रेसिडेंट हूं इलेक्टेड, और मेरे सामने ये बात हुई है कि वो आ जाएंगे और ये आ जाएंगे। ये भी अदारे की इज्जत अफजाई तो आप नहीं कर रहे ना, आप उनको इम्प्लीकेट करके तज़हीक कर रहे हैं। अभी भी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जो आर्मी है वो मेरे पीछे है। नहीं, मतलब राब्ता आपका नहीं हुआ? आप ये कह रहे हैं कि राब्ता आपका नहीं हुआ? या बिल्कुल नहीं, देयर इज नो क्वेश्चन। दूसरा मतलब लास्टली उस पे ये जो जब ये नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि हम उनसे सवाल करेंगे जो ये इमरान खान साहब को पावर में लाए, हमारी इमरान खान से दुश्मनी नहीं है, हमारे कुछ और लोगों से है, तो इनडायरेक्टली तो सबको पता है कि जब एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो किन की बात कर रहे हैं? आप एंडोर्स करते हैं कि वाकई जो हमारी आर्मी जो ये एस्टेब्लिशमेंट पिछली रही है, जब इलेक्शंस हुए थे, मियाँ साहब तो डायरेक्ट उनको अक्यूज करते हैं कि आप लोगों ने रिगिंग करवाई, आपने सारी चीज़ें बैठ के मैनेज की, इमरान खान को आप लाने वाले हैं। आपका इस पर क्या टेक है? बाकी इमरान खान को वही लेके आए हैं। मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि जब ये हम कहते हैं कि इमरान खान नहीं, बाकी तो आपके पास अदलिया भी है, आपके पास इलेक्शन कमीशन भी है, आपके पास जो अबूरी हुकूमत थी उस वक्त जब ये इलेक्शन हुए और जो इनको लेके आए, तो हम क्यों हर चीज को उधर लेके जाना चाहते हैं? जब तक कि कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में न कही जाए, तो आई थिंक इसको उधर एट्रीब्यूट करना ही मुल्क के मफाद के अंदर नहीं है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन तकड़ा हो और अबूरी हुकूमत ज्ञानतदार हो और जोरदार हो। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो आपने लगाया था ना जनरल साहब, इलेक्शन कमिश्नर तो आप तगड़ा लगाते हो उस वक्त, आपने लगाया था, नायब चेयरमैन भी आपकी हुकूमत लगाया था,
ये बात तो जनरल साहब ने भी की थी, बाजवा साहब ने जब आपके लोग खुफिया मिलने गए थे, उन्होंने कहा था भाई साहब आपने इलेक्शन कमीशन लगाया था, प्राइम मिनिस्टर ने, नवाज शरीफ साहब ने या शाहिद खान ने, और नैब चेयरमैन भी वही लगाते, तो आप फिर कमजोर क्यों लगाते हैं आप, जब आपका चांस होता है कि स्ट्रांग लगाएं? नहीं रहू भाई, ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब आप किसी को लगाते हैं ना, अगर तो वजन का हो ना कि ये 2 मन का होना चाहिए, तो आप बराबर 2 मन का करें। आपको उसके अंदर का तो पता नहीं होता। आप इन्हें बेस्ट चॉइस, आप एक आर्मी का चीफ लगाते हैं, आप चीफ जस्टिस लगाते हैं, आप इलेक्शन कमीशन लगाते हैं, आप नैब का चेयरमैन लगाते हैं। अभी आप देखिए बेनजीर भुट्टो साहबा के टाइम पे सजाद अली शाह को लगाया था उन्होंने, लगा के तो उसके बाद झगड़ा ही उनका आपस में शुरू हो गया। तो उसका ये मतलब नहीं, चूंकि वो सजाद अली शाह साहब रोकते थे किसी एक जज के प्रमोशन को, और बेनजीर भुट्टो साहब कहते नहीं इसको बनाना ही बनाना है। डिफरेंसेस आज जनरल साहब ये नवाज शरीफ साहब के बारे में ये है कि इन्होंने तकरीबन 5 के करीब आर्मी जनरल्स भी लगाए, आर्मी चीफ लगाए, इन्होंने नैब चेयरमैन लगाए, इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर लगाए, और आखिर पे वो शिकायत भी लेके बैठ जाते हैं जी मेरी किसी से नहीं बनती, मेरी सुनते नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे तो खराबी उन 5 जर्नलों के साथ है, इलेक्शन कमिश्नर नैब चेयरमैन के साथ है, या आप समझते हैं कि कोई थोड़ा सा कोई इशू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी आता है? या देखें, बात ये होती है कि आप अपने तौर पे टू योर बेस्ट ऑफ एबिलिटी एंड जजमेंट आप सोचते हैं कि ये बंदा काम करेगा। इसके बाद देखें, आपकी जर्नलिज्म में लोग हैं, आपके आर्म फोर्सेस के अंदर लोग हैं, लोगों के बाद में कोर्ट मार्शल भी होते हैं, वो ISSB से निकल के वो वार कोर्स करते हैं, वो स्टाफ कॉलेज करते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे किसी एक चीज में हमारा एक 3 स्टार जनरल अडयाला जेल के अंदर बैठा हुआ है। गलतियां लोग करते हैं। आप अभी देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब के मुतालिक क्या कहा। तो ये चीजें हैं जो कि बाद के अंदर आप किसी की गारंटी नहीं दे सकते। ये आपका अपना ईमान है कि अल्लाह ताला ने आपको इतना मौका दिया कि इतने बड़े ओहदे पे फाइज किया, हालांकि आपसे ज्यादा अहल लोग उधर तक नहीं पहुंचे। तो अल्लाह की जात इंसानों को दे के और कई दफा महरूम करके जी बयान में डालती है। जनरल साहब, लास्टली बस ये कि अभी आपने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि जी यही लेके आए इमरान खान को, तो आपने अभी कहा कि उसके अंदर सारा उन पे ना डालें, और प्लेयर्स भी हैं। तो जब नवाज शरीफ साहब ये खुला सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को ही टारगेट करते हैं, तो आपने किसी पार्टी मीटिंग में या प्राइवेटली कभी उनसे कहा है कि जनाब ये आपसे मैं इख्तलाफ रखता हूँ, या ये सारा इस्टेब्लिशमेंट पे ना डाले, और भी प्लेयर्स हैं? नहीं देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि अभी वो काफी अरसे से बाहर है। मेरी मुलाकात जब वो इधर भी थे तो मैं सेनेट में हूँ, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस प्रोडक्शन का चेयरमैन हूँ। मेरा उनके साथ इतना ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था, ऑब्वियसली मैं उनके कोर ग्रुप का भी बंदा नहीं हूँ। लेकिन ऑनेस्टली मैं ये कहूं कि जहां कभी मुझे मौका मिला, और उन्होंने भी जब एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया तो श्योरली उन्होंने अबूरी हुकूमत का भी कहा, इलेक्शन कमीशन का भी बार बार जिक्र किया, और जुडिशरी के ऊपर तो उनके अपने तहफुजात हैं। उन्होंने कहा सरे तस्लीम खाम के वो 140 दफा पेश हुए, लेकिन उनका देखे ना कि वो अभी वो जज अरशद का मसला हो गया, बाकी भी, तो वो उनके तहफुजात रखना उनके हक में है। तो जब एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है तो उसको फौज की तरफ न लेके जाया जाए। मैं यही कहूंगा कि हमारे मुल्क के मफाद में यही है कि हम अदारों को कंट्रोवर्शियल न बनाएं। बिल्कुल उसमें कमजोर लोग होंगे और तारीख उनको माफ नहीं करेगी, लेकिन हमें अपने तौर के ऊपर आगे देखना होगा। हमारा मसला इकोनॉमी है, गुर्बत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया है। नाज़रीन, हमें ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पाकिस्तानी तारीख के महंगे तरीन कर्जों के खालिक यानी कि डॉक्टर वक़ार मसूद, जो कि इसहाक डार और आसिफ अली जरदारी के खास दोस्त हैं, आज वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन ख़ुसूसी कैसे बन गए। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, अभी आपने जनरल साहब की गुफ्तगू भी सुनी है, आपको क्या लग रहा है सबके पीछे क्या मुहरिकात हो सकते हैं? बात ये है कि ये जो गद्दारी, ये इस तरह की इस्तिलाहें होती हैं ना, ये बड़ी रिलेटिव होती हैं कि आप किस निगाह से देख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मार्शलाओं में कि मुल्क के मफादात जो हैं, बड़ा बेर अयूब खान साहब ने अमेरिकनों को दे दिया था, ज़ियाउल हक साहब ने जो है ना पूरे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में झोंक दिया था। ये मुशर्रफ के ज़माने में जो है ये बलूचिस्तान में अड्डे दे दिए गए थे, फ्री थी, यहाँ पे जो मर्ज़ी आ रहा है जा रहा है।
तो उस वक्त भी जो है ना ये सिर्फ कोई सिविलियन का ठेकेदारी नहीं है, इसके ऊपर मोनोपोली नहीं है कि जी गद्दारी वाला। तो ये इस पर बड़े क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। हमें खुद नवाज शरीफ साहब की कई बातों पे बड़े इतराज़ हैं। फॉर एग्जांपल जब वो ये इस्टेब्लिशमेंट को ताना देते हैं कि जी आप सिलेक्टेड लोग ले आए, तो हम तो कहते हैं कि जनाब इससे पहले खुद भी एक कन्फेशन, इकरार भी करना चाहिए कि मैं माजी में मैं कितना आलाकार रहा और मैंने कब कब जो है ना इस्टेब्लिशमेंट को ज़रिए मैं खुद आया और कितनी दफ़ा मैंने साजिश करके की। तो ये अगर कन्फेशन साथ आ जाए तो उनकी बात में थोड़ा सा वज़न पैदा हो जाएगा। दूसरा, हाँ, ये भी उन पे इल्ज़ाम रहे हुए हैं कि इंडिया के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं और रऊफ़ क्लासरा हम भी पीस नहीं करे हुए हैं। अब तो खैर वो हालात ही बदल गए हैं, मगर एक ज़माने में था कि अच्छी बात है अगर सुलह हो जाए तो। मगर इनके ऊपर ये शक रहता था कि दफ़ा कि ये कई दफ़ा अपने ज़ाती मफादत की वजह से सुलह में ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, जितना कि ये नज़रियाती तौर पे उतने माइल नहीं हैं जितने कि अपने मफादत की वजह से, क्योंकि इनके ताल्लुकात बिजनेसेस के और ये इंस्टीट्यूशन के रहे हुए हैं। मगर ये जो ट्रेटर कॉलिंग है ना, ये पाकिस्तान में एक मजाक बन गया है। गद्दारी ये एक मजाक ही बन गया हुआ है। तो ये मजाक थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। मैं इसके साथ ही थोड़ा सा एक और, क्योंकि ये पैमरा को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, इससे थोड़ा सा रिलेटेड है कि एक नया फॉर एग्जांपल पैमरा का हम पहले ही बता रहे थे, उन्होंने पहले तो नवाज शरीफ साहब की तकरीर वाला वो स्ट्रक्चर्स किया है, जिसके लिए मैंने बताया कि शायद अदालत से रुजू किया जाए कि इसको डिफ़ाइन करें कि जनाब ये कैसे अदालती कार्रवाई को कवर किया जाएगा, सब जुडिस को कैसे करना है। मगर साथ में एक नई एक अजीब चीज़ आई है कि एक बिस्कुट का एक इश्तिहार है, उसको बैन कर दिया है पैमरा ने कि जनाब ये वो देखा गया है। मैंने उस इश्तिहार को कोई 10 दफ़ा देखा है, और अगर वो इश्तिहार बैन हो सकता है ना, तो उसके बाद 70 साल से पाकिस्तान में जितनी भी फिल्में बनी है ना, वो भी बैन होनी चाहिए, सारे ही ड्रामे बैन होने चाहिए और सब कुछ ही बैन हो जाना चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं है उसके अंदर। अगर कोई किसी को उसके अंदर जो है ना बीमारी नज़र आती है, फाशी नज़र आती है, तो मैं समझता हूँ का इलाज होना चाहिए। वो वाकई मरीज़ आदमी है जिसको उसके अंदर गंद नज़र आता है। बहरहाल इसके अंदर ये आप ये चैनल्स ने, और ख़ास तौर पे मैं खुला कह दूं कि ये एक ग्रुप है हमारा मीडिया का, इन्होंने पाकिस्तान में सेक्टेरियन फसाद इन्होंने शुरू किया कि एक तरफ शिया बना दिया आलिम और एक तरफ सुन्नी बैठा दिया, और वहाँ से ये डिवीजनें शुरू करवाई। उसके बाद ये भी सिलसिले छेड़े गए कि एकदम से बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी वो वाली चीज़ें, इस तरह की इश्तिहार भी बंद करवाए गए, और फिर सबसे ज़्यादा मॉडर्न जो ना एंटरटेनमेंट चैनल एंड मैगज़ीन वो भी निकाले गए। तो मुझे सिर्फ ये आता है कि ये माजी में भी होता रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइटर बात है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से फॉर एग्ज़ाम्पल एक ज़माने में उन्होंने शैम्पू का इश्तिहार बंद कर दिया, तो मैं नुसरत जावेद, आमिर मीर और नुसरत जावेद साहब थे, इत्तफाकन उन्होंने उस ज़माने में, अच्छे ज़माने में हमें भी नाश्ते पे बुलाया। तो हमने उनसे कहा कि मियाँ साहब बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, ये आपने ये क्यों बंद किया है, शैम्पू के इश्तिहार में क्या है? हाँ। उन्होंने कहा जी ये आप नहीं समझते, ये देखें ना शैम्पू में लड़की की जब बाल दिखाए जाते हैं नहाते हुए, तो वो उससे लोगों को बड़े गंदे ख्यालात आते हैं। तो मोहम्मद मालिक साहब बड़े शरारती आदमी हैं और उनसे रहा भी नहीं जाता इन चीज़ों पे। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर माफ़ कीजिएगा, शैम्पू के इश्तिहार में बाल नहीं दिखाए जाएंगे तो आपकी और मेरी टेंड दिखाएंगे। उन्होंने एग्जैक्टली ये सो मेनी वर्ड्स में कहा। उन दिनों जो है ना मियाँ नवाज शरीफ ने बाल नहीं लगवाए हुए। अच्छा। तो वो सारा एक मजाक में है। तो ये एक मजाक है, ये एक मजाक है क्लास साहब। तो मैंने कहा वो भी ये बात रिलेटेड है थोड़ी सी। तो क्लास साहब आपको क्या लग रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस कि ये जो मुकदमा दर्ज हुए इनके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्यों एक लफ्ज़ होता है मेरा ख्याल हिंदू मैथोलॉजी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कर्मा। कि आपके वो अच्छे गुण या अच्छे काम जो हैं उसका बदला अच्छे शक्ल में मिलता है, बुरे करते हैं तो आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो मतलब बिल्कुल आमिर ने बड़ा तफसील से बताया। हमने तो कभी ये ट्रेटर कॉलिंग के ना हक में रहे, ना मेरा ख्याल कभी हमारे शो कलम ज़बान से किसी के लिए इस तरह का लफ्ज़ निकलो। हम सबको मुहिब्बुल वतन समझते हैं, लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, जो आज इतनी बड़ी पोजीशन ले रहे हैं कि बड़ा वो गलत हुआ, हम भी कह रहे हैं गलत हुआ, और वेरी वाइजली ये फवाद चौधरी और हुकूमत ने खुद को डिस्टेंस किया इससे।
इनके अपने ही कंडक्ट, ये कहते हमें ना याद दिला, मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा, ये पिछली मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तक भी नहीं जाता कि जनाब के उनको जिन्होंने फांसियाँ लगाई जो है सिविल सुप्रीमेसी के लिए लड़ रहे हैं, तो ये कितने जनरल जिया के डार्लिंग थे और उनके रूहानी बेटे भी बने हुए थे, रूहानी बाप भी थे, उनके मिशन भी इन्होंने पूरे करने थे, जिन्होंने पूरा पोलिटिकल प्रोसेस को उन्होंने स्क्रैप किया। एक उन्होंने उसके पार्टी के चेयरमैन को, उन्होंने भुट्टो को फांसी लगाई, ये उनके सबसे ज़्यादा गार्डियन भी थे। और उनकी आइडियालॉजी क्या थी, उसकी जनरल जिया की आइडियालॉजी, भाई फांसी लगाई ना एक प्राइम मिनिस्टर को। आप तो जो है ना, आप तो लकी थे, बल्कि मुशाहिद हुसैन की मुझे बात याद आ रही जनरल मुशर्रफ दौर में, जब इनको वहाँ पे ट्रायल चल रहा था हाईजैकिंग का, उन्होंने कहा शुक्र करें कि सिंधी जजेस थे, आप बच के आ गए उम्र कैद में। अगर पंजाब के जजेस होते तो भुट्टो की तरह आपको फांसी लगाते। ये पता ऑन द रिकॉर्ड है, आप तो उस बंदे के साथ खड़े हुए थे। और आपने कभी, जो आमिर ने बात की, कभी अपनी आके अपनी ज़ात की मजम्मत भी नहीं की। अब आपने कभी माफ़ी भी नहीं मांगी कि हमने जनरल जिया के साथ खड़े हो गए। कम से कम ख्वाजा आसिफ ने अपने बाप के कमीशन पे सपोर्ट जो दी थी, जिया को माफ़ी तो मांगी थी ना। इतनी तो जरूरत आप में है नहीं। मतलब आप कहते थे हम उस वक्त भी ठीक थे, जब हम आके भुट्टो की फांसी को जस्टिफाई कर रहे थे, फांसी लगाने वाले को हम जस्टिफाई कर रहे थे। जब बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क किसने करार दिया था? सिक्योरिटी रिस्क क्या होता है? यही होता है ना जो आज उस FIR में आया होगा, गद्दार वाला आपने डिक्लेयर किया हुआ था ना। और किसके कहने पे कर रहे थे उस वक्त? ये सारे उस जनरल हमीद गुल साहब थे, उस वक्त जनरल आपके बेग साहब थे, एन कंपनी थे, आप कहते बेनजीर भुट्टो वो सिक्योरिटी रिस्क है। ये कहते हैं तो इनका नाम सुन के मुझे आग लग जाती है। ये चीजें चलें, ये पिछले दौर की होगी, मैं ताजा बताता हूँ। आइन शिकरों के साथ आए थे ना, आइन को तोड़ना भी तो गद्दारी है ना। चले मान लिया उस वक्त आपकी जो भी एडजस्टमेंट थी आपने कर ली, भाई कम से कम उसका एडमिशन तो कर लें, कन्फेशन तो कर लें। वो भी नहीं करना, उस वक्त भी ठीक थे, आज भी ठीक है। अभी इनका रिसेंटली सुन लें, अगर वो क्लिप मिल जाए, ये कौम सुन ले कि काशी अब्बासी साहब के शो में ख्वाजा आसिफ साहब ने, जब जियो ने रिपोर्टिंग की थी हामिद मीर साहब पे हमले वाली, इन्होंने क्या उनके बारे में अल्फाज कहे थे, जियो के बारे में, जंग ग्रुप के बारे में, पूरी मीडिया के बारे में, क्या क्या इन्होंने क्या कहा था कि मेरे पास कितने बड़े सबूत हैं। अभी जब तक वो क्लिप नहीं दिखाएंगे मैं कमेंट नहीं करता। ये ऑलमोस्ट इन्होंने गद्दारी का टाइटल लगा दिया था उन पे कि इन्होंने जो की रिपोर्टिंग की ये भी मुल्क के साथ गद्दारी है। और ख्वाजा साहब ने कहा था मेरे पास सबूत हैं, ये दिखाएंगे। मेरा ख्याल अगर क्लिप मिल गया, अभी क्लिप मिला नहीं और ढूंढ रहे हैं। अच्छा चलें, एक चीज दूसरी सुन लें, डॉन लीक्स है। डॉन लीक्स पे आपने क्या किया? डॉन अखबार जो आज सबसे बड़ा उनका माशाल्लाह उनको बड़ी सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। और उस वक्त हम उनकी सपोर्ट में खड़े थे। इनको गद्दार डिक्लेयर कर रहे थे कि आपने डॉन लीक्स को छाप के GIT बनवाई इन्होंने, जिसमें 2 फौजी अफसरान रखवाए इन्होंने, मियां साहब ने खुद इन्होंने तमाम पूरे मीडिया के कुछ 15-20 लोगों को उनके सामने पेश करवाया कि ग्रीन कलर ढूंढो, खबर किसने निकाली, मुल्क के साथ गद्दारी हो गई है। और प्लस अगर हमारे जैसे ना खड़े होते तो सिर्फ गद्दार के दौरान जो आ चुका था, जो आजकल इनकी मोहब्बत में संभाले नहीं जाते, जरा वो भी देख लें। जिनका नाम इन्होंने ECL में डाला, उसका सीरियल एंड कंपनी का डॉन, पूरे को उन्होंने आगे रगेद के रख दिया। अगर हम 3-4 लोग ना खड़े होते तो ये गए थे सारे, बाकी तो उनके साथ खड़े थे। अरशद शरीफ, जरा उनका सुन लें। अरशद शरीफ के खिलाफ उसने खबर दे दी, कोई मुल्क के साथ खुदा ना गद्दारी नहीं की, एक खबर स्टोरी कर दी। इसी शायद खकान अब्बासी साहब ने, जो TV चैनल पे आजकल संभाले नहीं जाते, इन्होंने अरशद शरीफ के खिलाफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए पर्चा करवाया, मुकदमा करवाया कि इनको पर्चा करें, छापे मारें, घर पे भी, दफ्तर गिरफ्तार करें। ये जो आज हमें बता रहे हैं, ये आपके किए हुए काम है। नजम सेठी को इन्होंने एक तकरीर कर दी थी इंडिया में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो स्टेट जो है ना हमारी फेल हो रही है। एक कमेंट था ना, एक व्यू था। वापसी पे रात के 2 बजे इंटेलिजेंस ब्यूरो को उठा के उनसे जुगनू मोहसिन साहब से पूछे ना, जरा आजकल जो सारे जमहूरियत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब लड़ाई लड़ रहे हैं, जरा उनसे पूछे रात के 2 बजे आपके घर पे क्या हुआ था वहां पे। इसी जंग ग्रुप पे, मीर शकील रहमान पे, मलिया लोधी पे, इनसे पूछे आप पे बगावत के पर्चे ये नवाज शरीफ साहब ने करवाए थे। भाई साहब, ये रस्ते जो है अल्लाह के फजल से आप खुद इनको दिखा के गए थे। ये तो मैंने थोड़ा मुख्तसर से बताया है, बड़ी लंबी डिटेल है जो इनकी पेश की जा सकती है। लेकिन इवन देन मेरा ख्याल है मुकदमे बगावत के, ये ट्रेटर कॉलिंग जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनको फिर मौका मिला ना, ये 4थी दफा वजीर आजम बनेंगे ना, मैं शर्तिया कह रहा हूँ, ये 4थी दफा फिर भी लोगों पे इसी तरह ये पर्चे थे और ये रहेंगे। चलिए अब देखते हैं कि वजीर आजम बनते भी हैं कि नहीं। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर वक़ार मसूद किस तरह से हर हुकूमत की आंख का तारा बन जाते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, आमिर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं वो क्लास साहब ये पुरानी हिस्ट्री याद करा रहे थे कि बिल्कुल आज ये फंसे हुए हैं कि इनको गद्दार मियां साहब एंड कंपनी को किया जा रहा है। तो माजी में इनकी भी एक हिस्ट्री रही हुई है। सिर्फ एक वाक़या उसमें मैं भी ऐड करवा दूं कि बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारी कुलीग मारियाना बाबर, अल्लाह उनको सेहत दे, थोड़ा सा उनको अमनीजिया हुआ है आजकल। तो वो उनको एक ज़माने में एक स्टोरी करने पे मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में जो है ना गद्दार डिक्लेयर करवा दिया गया था, ऑलमोस्ट केस होने जा रहा था। हमें पता चली खबर
तो हम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं, जो कि याद रहे कि उनसे बहुत ज़्यादा करीबी ख़ानदानी ताल्लुकात भी थे, तो वो उनके पास गए। वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, तो हम 2-4 दोस्त उनके पास गए। हमने कहा जनाब मारियाना को हम सारे जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये क्या सुन रहे हैं कि उनको गद्दारी का केस उन पे बन रहा है। तो मुशाहिद साहब ने कहा कि मैंने खुद फाइल देखी है आमिर साहब, और जो एविडेंस है मैं उसको देख के आपको बता रहा हूँ, मान ले मेरी बात कि वो गद्दार ही हैं। हमने कहा जी वो मेरे से भी हमारे से भी शेयर कर लें। उनका जी नहीं वो बड़ी टॉप सीक्रेट है, वो मैं दिखा नहीं सकता। आई हैव सीन द एविडेंस, यू ट्रस्ट मी, शी इज अ ट्रेटर। तो ये सारे ही ट्रेटर रहे हुए हैं। वही फल मिल रहा है ना आज, फिर वो सारे रो रहे हैं सारे। एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो गुज़श्ता कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें से टर्किश एयरलाइंस और एमिरेट एयरलाइंस ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं उनकी तनख्वाहें रोकी हैं। क्लास साहब ये क्या अंदरूनी कहानी है, क्यों, क्या वजह बनी है कि उनकी तनख्वाहें रोक दी गई हैं? ये पिछली कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसमें ये वर्जिन आई है, वो जो उनकी एयरलाइन को इन्होंने यहाँ पे राइट्स देने थे। तो उस वक्त जब डिबेट या मेरे सोर्सेज जो मुझे बता रहे हैं कि उसमें एक वजीर साहब ने बड़ा एक पर्टिनेंट क्वेश्चन रेज किया, या एक्सक्लूसिव जो स्टोरी पर शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब हमने जो यहाँ पे बम छोड़ा था पाकिस्तान में, पैलेट्स का हमने बताया था इनकी डिग्री इनकी मशकूक हैं, और बगैर हमने वेरिफिकेशन कराया, हमने बगैर इसकी इम्प्लीकेशन देखे। तो उन्होंने कहा जनाब उसने उस कैंडल ने जो हमारे वफाकी वजीर साहब जो हैं ये गुलाम सरवर खान साहब एविएशन के, उन्होंने बम फोड़ा था। और बाद में उन्होंने कहा था वजीर साहब ने कि ये बम मैंने इमरान खान साहब से पूछ के फोड़ा था, मेरे पे ना डालें, ज़रा खान साहब का भी ज़रा परफॉर्मेंस देख लें। वो ये था, वो कैबिनेट में बताया गया है कि टर्किश एयरलाइन ने जितने भी उनके पास पाकिस्तानी पायलट्स काम कर रहे हैं उन तमाम की तनख्वाहें उन्होंने रोक ली हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट आपके साथ स्टोरी हम ये ब्रेक कर रहे हैं कि टर्किश एयरलाइन ने पाकिस्तानी पायलट जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें रोक ली हैं। ये कहा है कि आपके क्योंकि लाइसेंसेस जो हैं आपकी हुकूमत कह रही है कि जैली हैं, ये फेक हैं, ये आपने रिन्यू नहीं करवाए, वट एक चीज़। तो उस पर अनपेड लीव पे घर भेज दिया गया है। तो एक अलहदा तनख्वाहें भी नहीं दी उनको सर, वो भी नहीं दी। अब उसमें एक और चीज़ उन्होंने बताई है, उन्होंने कहा जनाब कि एविएशन ये वहाँ पे उनके सेक्रेटरी मिनिस्टर बैठे थे, उन्होंने कैबिनेट को ये बताया कि जनाब हमने उनकी कंसर्न्स दूर कर दिए, हमने उनको जो वेरीफाई चीज़ें दोबारा भेजी हैं, लेकिन टर्किश एयरलाइन अभी भी कन्विंस नहीं है। उन्होंने मजीद कुछ इनसे अश्योरेंसेज मजीद चीज़ें उन्होंने मांगी हैं। सवाल मेरा टर्किश एयरलाइन से ये बनता है कि जब जहाज़ उड़ा रहे थे, जब सारा कुछ कर रहे थे, तो वो तो पूरे पाकिस्तानी पायलट्स ने उड़ाए हैं, कोई खुदा ना खासा आपके हादसे भी नहीं किए, कोई नुकसान भी नहीं किया, कोई जानी माली नुकसान है, वो तो तनख्वाहें दें जो उन्होंने आपके जहाज़ जितने घंटे उन्होंने उड़ाए हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि उनका मतलब ये तो वही पाकिस्तानी स्टाइल आ गया जो पाकिस्तानी यहाँ सेट करता है कि बंदा पकड़ा गया ना तो उसके बाद ना उसकी तनख्वाहें दो, ना उसके बिल्स हैं, ना चीज़ें दें। इस पर मेरा ख्याल हुकूमत पाकिस्तान को सख्त स्टैंड लेना चाहिए। अपने पायलट्स को आपने पहले गंदा कर दिया, पहले उनको आपने ख़राब कर दिया, उसके बाद अब आप ये फरमा रहे हैं कि नहीं जनाब हम तनख्वाहें भी नहीं देंगे, ये पाकिस्तानी मत करें काम वाला पाकिस्तान वाला। सो टर्किश के साथ हमारी दोस्ती तल्लुक मोहब्बत अपनी जगह पे, ये काम उनको मत करने दें कि आपने अपने पायलट्स को डाल दिया पूरी दुनिया की एयरलाइन के सामने कि जो जिसका चाहे, ये बेचारे यतीम हैं, लवारिस हैं, ना इनका कोई आगे है ना पीछे है, क्योंकि हमने डिसून कर दिए। ये स्टिग्मा है हुकूमत के इस पे, क्योंकि बाद में पता चला इन्होंने गलत तरीके से चीज़ें की थी। एक चीज़ एमिरेट्स एयरलाइन का भी बताया गया सर कैबिनेट में, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि उनका भी कहा गया उन्होंने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो पायलट्स है उनको ले ऑफ किया है। इल्ज़ाम उन पर वही दे रहे हैं कि जनाब के इनके क्योंकि लाइसेंसेस का फेक का आ रहा था, लिहाजा फेक लाइसेंस पे उन्होंने कहा इनको भी निकाल दें, रिन्यू नहीं किए गए। खैर उस पे उसकी वजाहत उन्होंने ये दी कि एयरलाइन जो है ये एमिरेट्स जो है, जो कैबिनेट में बताया गया ज़राए के मुताबिक, उन्होंने कहा जनाब कि ओवरऑल डाउन साइजिंग कर रहे हैं एमिरेट्स वाले जो हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी पायलट्स को नहीं निकाल रहे लेकिन वो ओवरऑल कर रहे हैं। लेकिन इस पे भी ये पॉइंट आउट किया कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त वो क्या कहते विक्टिम है, टारगेट जो है ना दुनिया भर में, जिस एयरलाइन ने भी निकालना हो सबसे पहले वो पाकिस्तानी पायलट्स पे हाथ डालती है कि आपकी हुकूमत कहती है आपके लाइसेंसेस ठीक नहीं है, वो उस पर वीक विकेट पे हैं। सो ये क्रेडिट भी जनाब हमारी हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान साहब का है, जिन्होंने बगैर इसकी बैड की इम्प्लीकेशन देखे, बगैर कि आप इंटरनली तौर पर प्रोसेस कंप्लीट करते, जो आपकी फेक डिग्रीज थी, गलत थे, उनको इंटरनली प्रोसेस से ले ऑफ करते जाते। आपने एक बम छोड़ा, वजीर को छोड़ दिया, उसने भी नहीं सोचा ये गुलाम सरवर खान है कि कौन सी बात करनी है, कैसे करनी है, बेचारे सारे के सारे आमिर साहब इसमें फंस के रह गए। कैबिनेट के पास तो इनसाइड ये वाली इंफॉर्मेशन थी, और मैं इसके बाद 2-4 पायलटों से मैंने बात की है सारा। लास्ट में क्विकली ये मैं बता दूं कि 100 के करीब पायलट है जो इस वक्त उससे हुआ है, क्योंकि टाइम थोड़ा इस पर बाद में बात करेंगे। मेरा ये वकार मसूद साहब की स्टोरी पे चले जाते हैं कि स्पेशल असिस्टेंट उनको वकार मसूद साहब को लगा दिया गया है।
अब पहले उनको घुसाया गया था बीच में कि जी वो एडवाइज़र के तौर पे वो एक बोर्ड बनाया गया था, सारा उस पर लग गए हैं। सिर्फ मेरा क्विकली से 2-3 बातें मैं कह दूं कि 20-30 साल से जो गलतियां सारी हो रही थी और कॉमन डिनोमिनेटर रहा है कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, मुशर्रफ की गवर्नमेंट में, तो वो वकार मसूद साहब थे, ये हर गवर्नमेंट में रहे हुए हैं। और जो ये रोना रोते रहते हैं पीटीआई वाले और इमरान खान साहब कि जनाब ये पिछले 20-30 साल में लूट के खा गए और ये पॉलिसीज गलत थी, ये गलत था, वो गलत था, तो जो आदमी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था उन तमाम गलतियों को उनको आपने स्पेशल असिस्टेंट बना लिया है सारा। तो दूसरा क्विकली जरा क्लास साहब ऐड करते हैं, इसको फॉलो अप करते मेरा ख्याल है ये वाली चीज लंबी है, लंबी स्टोरी जो है ना, मैं इतना कह दूं, वो आमिर साहब शेर सुनाते हैं, मीर क्या सादा हैं कि उसी अवतार के लौंडे से पूरा शेर सुना ना, मीर क्या सादा हैं कि आप मुझे भी मीर क्या सादा, मैं सुनाता हूँ, मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से। वैसे उसने लौंडा नहीं कहा था, मीर ने, मीर ने कहा था, मेरे पास है, मैंने उसको रेखता पे देखा है। पे भी बहरहाल